नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन के अंदर आगे बढ़ते हुए। मूल अधिकारों के क्रम में शायद अब 2 या 3 लेक्चर के मूल अधिकार और बचे हैं, जिसके अंदर हम लोग जिस तरह की बातें करते हुए आगे चल रहे हैं। जल्दी ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होगा और उसके बाद में उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, और इस तरह से फिर मूल अधिकार मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर का और बचा है। फिर मूल अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर डीपीएसपी, मूल कर्तव्य और संसद जैसे बड़े टाइटल्स पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले आप जैसा सभी जानते हैं, वेरी गुड इवनिंग प्रिया झा, निशांत, शिव कुमार, लोकेंद्र, स्मृति, बालेश, नेहा, कुलदीप, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी को आज यह सूचना प्राप्त हो चुकी होगी कि राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा का जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, और वो डेट आप लोगों के लिए 1 अक्टूबर रखी गई है। और आप में से जो भी साथी उस एग्जाम को एग्जाम से पहले फील करना चाहते हैं कि वो कैसा होगा, तो आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। आप में से जो भी साथी चाहे तो वो टेस्ट सीरीज देकर के सीख सकते हैं। मैंने कुछ ही देर पहले यूट्यूब पर एक सेशन किया है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं, किन विषयों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसी क्रम में, क्योंकि अभी 50 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर्स को रोकने का निर्णय लिया है। हालांकि यदि आप फाउंडेशन बैच में हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम आपसे पोल करा के पूछ भी लेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम कितना भी मना कर लें, उसके बावजूद भी आपका ध्यान पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर फोकस्ड रहेगा ही। ऐसी स्थिति में हिंदी इंग्लिश हमने सोचा है कि 1-1.5 महीने के लिए होल्ड कर दिया जाए और प्रीलिम्स के तुरंत बाद वापस से उसे कंटिन्यू कर दिया जाए। बाकी आप जैसा भी चाहें, आपकी अगर आज्ञा हो कि भैया उसको चलाइए, तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बच्चों की, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आने लग गई थी, क्योंकि हमें 2 नई क्लासेस ऐड करनी है। अभी करंट अफेयर्स की क्लास ऐड करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करनी है, रेगुलर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने हैं, प्रैक्टिस करानी है। तो ऐसी स्थिति में प्रीलिम्स वाला मोड हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि जिन्हें भी प्रीलिम्स इस बार टारगेट करना है वो बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स को टारगेट कर पाए। ठीक है। पूनम लिख रही है, सर आज आपने क्लास में आके बहुत ही मोटिवेट कर दिया, आपकी ऐसी वर्दी ने देख के बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो बस इसी मोटिवेशन से पढ़ो कि आपको भी वर्दी लेनी है। ठीक है ना। हाँ हाँ निशा, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस बेटा बंद कर रहे हैं, इसी वजह से हम कर रहे हैं। ठीक है सर। नटराज, बच्चे में क्लास नहीं चल रहा। पूनम ये क्या बार बार लिख रही हूं, मैं नटराज ही तो पढ़ा रहा हूं, और कौन सा बैच पढ़ा रहा हूं भाई है। ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आई होगी, है ना। पेज की पीडीएफ डाल दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आया हो ये मैं मान सकता हूं बेटा, वो सबके पास में नहीं पहुंचता एक बार में, लेकिन क्लासेस पहुंच रही हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अब प्रॉपर तरीके से, तंदुरुस्त तरीके से तैयार होकर के पढ़ाई करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज के सेशन की शुरुआत की जाती है। कोशिश करते हैं कि आप अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखें, और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्हें एग्जाम के नाम से एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि वो तैयारी बहुत देरी से शुरू किए हों, फिर भी उन्हें एंजाइटी इस बात की होगी कि मैंने इस बार नहीं निकाला तो क्या होगा। देखो बेटा, जितनी तैयारी आप कर सकते हो ना, उसे तंदुरुस्त दिमाग से तैयारी करना है ना, घबराना नहीं है। इमरान खान का वो डायलॉग याद रखना है, घबराना नहीं है। और घबराना क्यों नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पोटेंशियल है उसको आप पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। आपको पेपर में पहुंचने से पूर्व, अक्सर मैं यही कहता हूं विद्यार्थियों से, कि आपने इस एग्जाम को देखा अभी 2 महीने पहले, कि 2 महीने बाद में एग्जाम आ रहा है। आपको यह समझ में आ गया होगा इतनी सारी क्लासेस से, इतनी जबरदस्त मेहनत से जो टीचर्स के द्वारा कराई जा रही है, कि आरएएस का कंप्लीट कोर्स 1 साल तक डेडिकेटेडली पढ़ा जाए और 6 महीने रिवीजन किया जाए, तब जाकर के ये होता है। मजाक नहीं है कोर्स, है ना। आप जब कोर्स को देखते हैं करीब से, तो आपको यह एहसास होता है कि ये कोर्स बहुत लेंदी सिलेबस है, और अगर मैं इसको उड़ाने के मूड में होता तो मैं उड़ाकर चल ही देता।
लेकिन ये फाउंडेशन बैच में हमने इसको बहुत डिटेल में कराया है ना। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप से अपेक्षाएं रखें, वो अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक अपेक्षा ना रखें, क्योंकि आप एग्जाम में मुश्किल से 2 महीने पहले उतरे हैं और आपको अभी से ये लगने लगेगा कि मेरा की तो एकदम मेरे को तो फाड़ ही देना है। ऐसा ना करें। फिर भी मैं आपका प्रीलिम्स की दिशा आपको दे सकता हूं, अपनी तरफ से पूरे प्रयास में इसके लिए कर सकता हूं। जैसे करंट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से, इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस प्रॉपर तरीके से, रीजनिंग के अंदर नए टीचर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, उनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से, मैथ्स की क्लासेस प्रॉपर तरीके से। यानी 70 से 80 क्वेश्चंस, अगर आप नए भी हैं ना, एकदम तैयारी में उतरे हैं, तो भी 70 से 80 क्वेश्चन तो आप यूं तैयार करके जा सकते हैं कि आप पेपर में सीधे सीधे पा जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद तो आप बाकी सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, विस्तार से डिटेल में चल ही रहे हैं, आप जितना उनको पढ़ जाएं वो आपके अपने हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। हाँ जी, कुछ बच्चों का ये है, हाँ, कुछ बच्चों का नोट्स को लेकर के बड़ा कॉन्शियस मामला है कि सर हमारे नोट्स नहीं पहुंचे, कुछ नहीं हुआ। आप रोजाना परेशान हो, इससे बेहतर है कि एक रविवार को चले आइए। जयपुर का एड्रेस मैंने आपको दिया हुआ है। देखिए, कुरियर अपने लेवल पर पहुंचता है, पहुंचकर वापस आता है, लौट करके जिन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है, जिनके पास नहीं पहुंचा है और वो एकदम परेशान हो रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमने आपके नोट्स आरएएस हिंदी मीडियम और आरएएस इंग्लिश मीडियम, इनके नोट्स रविवार को अपने जो ऑफिस है ना, जो हमने जयपुर में एड्रेस दिया हुआ है, उस ऑफिस पर रखवा दिए हैं। आप वहां से जाकर पिक करिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, है ना। तो जिनको अर्जेंट चाहिए ना कि भैया मुझे तो कल ही नोट्स चाहिए, तो रविवार को पहुंच जाइए, आपको आपके बंडल्स वहां पर तैयार होकर के मिल जाएंगे। आप वहां से रिसीव करिए और जाकर के तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साहब। तो जैसा कि कल की तैयारी में हम थे, तो कल की तैयारी में मैंने आप लोगों को आर्टिकल 23 प्रॉपर तरीके से समझा दिया था। आर्टिकल 23 के बाद आज तैयारी है आर्टिकल 24 की, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये क्या कहानी है, आइए इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, यानी कि कारखानों में बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाने की बातें आपके दिमाग में फिर से, क्योंकि आप में से कई बच्चे वो हैं जिन्होंने कभी शायद ही काम किया हो। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, बढ़िया मोबाइल में, बढ़िया टीवी पे, जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, शायद ही किसी ने चाइल्ड लेबर किया हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैंने चाइल्ड लेबर किया है। चाइल्ड लेबर अगर किया है तो वो लोग मुश्किल से अपनी क्लास में 10% 15% होंगे। लेकिन जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे यहां हुआ करते थे, तब हर बच्चा ही लगभग चाइल्ड लेबर था। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर पेरेंट्स के साथ में ही वो पूरे टाइम लगा रहता था। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, मसाला उद्योग या फिर माइंस, सब जगह बच्चों का काम हुआ करता था। आपने से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, हो सकता है कि केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड की वो मूवी भी देखी होगी, केजीएफ, जिसके अंदर वो माइंस के अंदर बच्चों को काम करते हुए दिखाया गया है कि वो किस तरह से माइंस में काम कर रहे हैं। ये डार्क रियलिटी थी इंडिया में। तो असल मायने में ये जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ये उसी दौर को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने जब इस तरह से देश के हालात देखे, तो उन्होंने ये तय करने की कोशिश की कि भैया एक काम करिए, आप अपने बच्चों को लेबर करने मत भेजिए। तो लोग इस बात से नाराज हो गए कि अगर हम बच्चों को लेबर बनाने नहीं भेजेंगे तो हम खाएंगे कैसे। बच्चा तो जिस समय समझ में आ जाए उस समय से कमाने निकल जाए। आपको मालूम है देश के अंदर आज जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसके अंदर जितने ज्यादा पुरुष होंगे वो घर उतना ताकतवर होगा, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? पहले जिस घर में ज्यादा पुरुष हुआ करते थे वो ज्यादा नौकरी करने जाते थे, ज्यादा बड़े लेबर बनते थे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा के घर लाएंगे। तो उस घर को ज्यादा समृद्ध माना जाता था जिस घर में ज्यादा लड़के हुआ करते थे। धीरे धीरे आज जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो उसमें क्या बोलते हैं? महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम बोलते हैं कि जो पुरुष काम किया करते थे वो काम अब महिलाएं भी करती हैं। उतनी ही सक्षमता के साथ महिलाएं भी अपने कार्य को निभा रही हैं। तो पुरुष और महिला में फिर भेद किस बात का? अच्छा, पहले यह होता था कि महिलाओं की शादी दहेज के साथ होगी, जितना पैसा कमाया वो घर से चली जाएंगी। यही कारण है कि भ्रूण हत्या होने लगी, कन्या भ्रूण हत्या होने लगी कि जो हम कमाएंगे वो तो पूरा पूरा दहेज में चला जाएगा। फिर धीरे धीरे कानूनों में सख्ती आने लगी। कानूनों में सख्ती के अंदर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग परीक्षण बैन किया गया। महिलाओं की पढ़ाई को ज्यादा जोर दिया गया। आपने उस तरह से अब देखा होगा कि समाज के अंदर महिला पुरुष का जो रेशो है
वो धीरे धीरे सुधरने की तरफ बढ़ रहा है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की टॉपर्स में आपको बच्चियां दिखाई पड़ रही हैं। देश के अंदर जो मतलब बिलियनियर अंडर 40 की बात करी जाए या फिर मतलब जो भी बड़े लोग निकल कर आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की महती भूमिका दिखाई दे रही है। तो ये सब कहां से शुरू हुआ था ना, लेबर से शुरू हुआ था। लेबर से शुरू होते होते यहां तक पहुंचा था। तो इस चीज को रोकने के लिए समय समय पर जो कानून लाए गए, उनमें से चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1938, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसी के साथ साथ एक एक्ट जो अभी जो सबसे ताजा है वो है 2016 का एक्ट। मैं उसके बारे में हल्का सा आपको बता दूंगा, इसके अंदर नहीं है, वो करंट से अपडेटेड पार्ट है, इन लोगों को नहीं मिला होगा। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, एक 2016 का और है, वो मैं किसी करंट की मैगजीन में पढ़ रहा था, तो मैं आपको वहां से उसको बता दूंगा। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, जिसमें 2017 के अंदर भी ये जो बाल श्रम है ना, बाल श्रम संशोधन अधिनियम, इसी 1986 में 2016 के अंदर संशोधन हुआ और इसी के अंदर फिर 2017 में संशोधन हुआ। यानी जो अब जो सबसे ज्यादा मान्य है वो यही वाला अधिनियम है, 1986 वाला, जो सबसे ज्यादा चलता है। आप में से कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं, सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछे कैसे जाएंगे? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से ध्यान नहीं रखना, मेंस के अंदर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान आदि में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। अब जब आर्टिकल 24 ऐसा कहता है तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कोई कानून बनाया गया है क्या? बिल्कुल बनाया गया। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमारे देश में मूल अधिकार जो लिख दिए गए उनको लागू करने के लिए, कानून बनाने के लिए संसद को सक्षम किया गया आर्टिकल 35 के तहत, कि मूल अधिकारों में जो भी डिमांड किया गया है, आर्टिकल 35 कहता है कि उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए संसद अथवा विधानसभा द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 24 जो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया? समय समय पर आर्टिकल्स के साथ साथ कानून में कुछ कानून भी बनाए गए, आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाए गए। जो फिलहाल कानून चल रहा है वो कौन सा है? बाल श्रम, ये जो निषेध विनियम अधिनियम है, ये संशोधन अधिनियम के नाम से कार्य करता है और ये 2016 का अधिनियम है। इसमें क्या किया गया है? इसमें असल में ये बात तो कही गई है कि 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं करेंगे। इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कुछ कार्य अलाउ किए गए हैं जो कि कम परेशानी युक्त हों, और साथ में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई बच्चा अपने स्कूल जाने के आवर्स से पहले और स्कूल से आने के बाद अगर पेरेंटल काम में कोई मदद करता है तो उसे बाल श्रम में छूट दी जाएगी। क्योंकि बहुत सी जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि परिवार सब्जी की दुकान लगाता है या परिवार चाय की दुकान लगाता है या फिर कहीं कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाता है, तो बच्चों को सामान्यतया, क्योंकि कई परिवार ऐसे भी हैं जो किसी ठेले से ही पल रहे हैं, ठेले वाला अपने बच्चों को अपने साथ ही रखता है, संभव है कि उस समय उसके बच्चे उसकी मदद कर रहे हों, तो उसे क्राइम ना माना जाए। बोले क्यों ना माना जाए? क्योंकि आर्टिकल 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 14 वर्ष के बच्चे को जब शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री शिक्षा जब सरकार दे रही है तो उससे श्रम क्यों करवाया जाए? यदि 14 साल के बच्चे, आप में से कईयों के दिमाग में प्रश्न बन सकता है, वाई 14? ये 15 भी तो हो सकता था, ये 18 भी तो हो सकता था, 14 ही क्यों? क्योंकि सरकार ने 21A के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार मूल अधिकार बना दिया। जब पढ़ने का अधिकार मूल अधिकार है तो फिर उस बच्चे को पढ़ने पर फोकस करना है। 14 वर्ष का बच्चा सर पढ़ने पर फोकस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसके परिवार की उसको मदद करनी है, तो उसके लिए प्रावधान दिया गया कि वो स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद वो परिवार की मदद कर सकता है। सर लेकिन मान लीजिए कि स्कूल आवर्स में ही वो मदद करता हुआ पाया गया तो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है, 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक, और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है कि इसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है। ठीक है ना?
अच्छा, तीसरी चीज क्या निकल कर आती है कि साहब ये प्रावधान जो सजा का दिया गया है, ये सारी चीजें की गई हैं, ये बातें निकल कर आती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति वर्किंग आवर्स में काम करा रहा है तो पेरेंट्स को भी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका किसी का बच्चा है, मान लीजिए पेरेंट्स के धंधे में बच्चा सहयोग नहीं दे रहा, वो किसी पड़ोसी के काम में सहयोग दे रहा है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को फिल्मों में भी दिखाया गया है कि वो चाय पानी पिलाते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा छोटू बोलकर आप उन्हें संबोधित कर रहे होते हैं। कहीं कोई बच्चा अखबार बांट रहा है, कहीं कोई बच्चा पानी की बोतलें बेच रहा है। अब आपका मन किया कि उसके लिए मैं मदद करूं, आपने उसकी मदद के बारे में विचार किया। तो जब आपने मदद के बारे में विचार किया तो उसमें गुनहगार कौन बनेगा? वो व्यक्ति जो उससे काम करा रहा है वो, या पेरेंट्स गुनहगार बनेंगे? तो यहां ध्यान देने की बात है, या दोनों लोगों को गुनहगार बनाया गया है, काम कराने वाले को भी और पेरेंट्स को भी इसमें गुनहगार माना गया है, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी तय की गई है आर्टिकल 20 जो 21A है उसके अंदर। मतलब जो हमें हमारा संविधान संशोधन हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ, उसमें यह बात मेंशन की गई है कि फंडामेंटल ड्यूटी होगी परिवारजनों की कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। अगर उन्होंने पढ़ने के अतिरिक्त कुछ कार्य करने उन्हें भेजा है तो उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो ये संशोधन अधिनियम। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग उठी थी, और वो क्या उठी थी, कई बार आपने देखा होगा ये जूनियर इंडियन आइडल, जो मतलब छोटे बच्चों के लिए चलते हैं ना, इंडियन आइडल जूनियर ही है अगर मैं सही हूं तो। और आपने कई बार देखा होगा कई ऐसे ऑडियो विजुअल कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चों को संगीत के लिए, बच्चों को एक्टिंग के लिए, है ना, बच्चों को गाने के लिए एक तरह से टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, मनोरंजन के लिए बुलाया जाता है। वो बच्चा क्या अपने पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं हो रहा है? क्या निश्चित ही वंचित हो रहा है। ऐसी स्थिति में संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान दिया गया कि अगर छोटे बच्चों से इस प्रकार का कोई भी ऑडियो विजुअल काम कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना। जैसे अब बीना कंवर पूछ रही हैं कि सर बच्चों से फिल्मों में काम कराया जाता है उसके लिए क्या प्रावधान है, तो मैंने बता दिया, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद ही आप बच्चे को काम के लिए ले जा सकते हैं। नंबर एक बच्चे से केवल 3 घंटे ही ऑडियो विजुअल कार्य करवा सकते हैं। हर 6 महीने में मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना अनिवार्य होता है। किसी भी बच्चे को उसे एक्ट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यह संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, आप क्या करिएगा, जो बातें मैंने बोली है ना, इन्हें अपने ही नोट्स में, जो आपने नोट्स ले रखे हैं ना, उसके अंदर उनको साइड में मेंशन करके लिख लीजिएगा। बस थोड़ा सा मतलब ब्रीफ इंट्रो है, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। ज्योत्सना पूछ रही है जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया वो एकलव्य बैच प्लीज सर बता दीजिए। नहीं बेटा, एकलव्य नए बच्चों के लिए है ना, एकलव्य बैच जो आ रहा है वो नए बच्चों के लिए है। कार्तिक बिल्कुल बीपीएससी भी लेकर आ रहे हैं। नटराज बैच में दूसरे सब्जेक्ट जो बंद है, कौन सा सब्जेक्ट बंद है भाई नटराज बैच के अंदर? नटराज बैच अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड चल रहा है भाई। ठीक है, ठीक है। जो सीखते हैं वो क्राइम नहीं है। ठीक है, कुलदीप साहू थैंक यू सर, सभी टीचर्स बेस्ट हैं। ऋषि सर और हर्ष सर की क्लास का फोल्डर अलग से बनवा दो। ठीक है बेटा, अलग से बनवा दें, यूं बनवा देंगे। बुद्धेव सर की क्लास सुबह का टाइम चेंज करो, वो क्लास जरूरी है, क्लास डेली नहीं हो पा रही। डीके रावत ओके। विजेता बेटा इस नेक्स्ट वीक डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, 1 मार्च से जुड़े हमारे लिए भी नोट्स में डिस्काउंट। प्रहलाद त्रिपाठी बेटा नोट्स में हम उससे सस्ता कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कर रखा है वही मतलब लास्ट वैलिड चीज है बेटा, है ना। बेटा एक ही टाइम पर जब 2-2 क्लास चलती हैं तो आपसे ये गुजारिश की जाती है ना। एक बालक लिख रहा है आदर्श की सर 6 से 14 ही क्यों लिखा गया आर्टिकल 21A में? इसलिए लिखा गया क्योंकि सरकार केवल इतने ही उम्र तक बच्चों को पढ़ा सकती है। इससे ऊपर के जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सरकार के पास अभी संसाधन नहीं है। जिस दिन संसाधन होंगे सरकार कॉलेज भी फ्री करा देगी। ठीक है, चलें आगे। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं
तो अभी आपने बच्चों से संबंधित आर्टिकल सीख लिया, आर्टिकल 23, 24 सीख लिया। अब आर्टिकल 25 से लेकर 28, जिसे लेकर देश में जितना भी आप विवाद सुनते हैं ना, आज देश के अंदर चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती हो, सबरीमाला मामले की बात होती हो, हाजी अली दरगाह की बात होती हो, उन सब में जिस चीज का सबसे ज्यादा जिक्र आता है वो आर्टिकल 25 से 28, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात आता है। ये क्या है? असल मायने में जब आपने प्रियम्बल पढ़ा था, यानी कि देश का जो हमने आपको उद्देश्य वो पढ़ाया था, प्रस्तावना पढ़ाई थी, प्रस्तावना के अंदर हमने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, SSSR। उसमें एक शब्द था सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसमें हमने लाइन बढ़ाते समय एक चीज आपसे कही थी कि व्यक्ति को उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता रहेगी, उपासना की स्वतंत्रता रहेगी कि वो क्या मानता है ना, प्रोफेस प्रैक्टिस, इनकी स्वतंत्रता रहेगी। जो प्रियम्बल में लिखी बातें थी उन्हें इस मूल अधिकार के माध्यम से दिया गया। अच्छा, किसी भी चीज का मूल अधिकार होने का सबसे बड़ा अर्थ क्या है, फायदा क्या है? यदि ये उपलब्ध नहीं होंगे तो व्यक्ति शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भाई, मूल अधिकार शब्द का अर्थ क्या है? मैंने आपको लिख के दे दिया कि ये आपका फंडामेंटल राइट है। इससे मुझे क्या लाभ हुआ? इससे आपको यह लाभ हुआ कि अगर ये आपको प्राप्त नहीं हुआ तो इसकी प्राप्ति के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सर, मुझसे कहा तो था कि ये मिलेगा लेकिन मिल नहीं रहा, तो उसकी प्राप्ति के लिए आप जा सकते हैं। दैट इटसेल्फ अपने आप में क्या चीज निकल कर आती है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि आप उसकी प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, चलिए अब बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, तो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, 4 शब्दों की बातें करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये, जो आपको समझना जरूरी है। मैं एक बार के लिए आपको मूल संविधान में से बोलकर सुना देता हूं, इधर सुनिएगा ध्यान से और आपको समझ में आ जाएगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आर्टिकल 25 की भाषा क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। ये आर्टिकल जो है ना, कुल मिलाकर के यही आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 में जिस बारे में जिक्र किया गया है वो क्या है? आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसकी हिंदी जो है ना कॉन्शियंस की, वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता किस बारे में दी जाएगी? धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर उपलब्ध कराई जाएगी। अंतःकरण का अर्थ क्या है? यह पहला सवाल बनता है। एक एक करके इन सारे शब्दों का जिक्र किया जाएगा, तब जाकर आपको आर्टिकल 25 समझ में आएगा। जब पहला शब्द आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ द रिलीजन, इस शब्द का अर्थ अगर निकालें तो इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने मन में ईश्वर के प्रति जो भी भाव रखता है वो उसको रखने के लिए आजाद है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का सीधा सा शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है। एक बालक बोल रहा है, फिर काला जादू बैन क्यों है? ऐसे तो बेटा काला जादू ही नहीं, नरबली भी बैन है। ऐसे तो मानव मुंडों के साथ नाचना भी बैन है ना। बैन तो सबरीमाला मंदिर के अंदर जो महिलाओं का प्रवेश था उसे भी चालू करा दिया गया है। यही तो कारण है कि आपको आर्टिकल 25 केवल पढ़ना नहीं है, उसे समझना भी है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने आराध्य से, यानी जिसको वो मानता है, मान लीजिए कि आपकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण में है, तो आपकी भगवान श्री कृष्ण से जो भक्ति है उसे आप किस रूप में व्यक्त करते हैं, इसे बताने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान कृष्ण को मांगता हूं, मैं इसलिए बढ़िया हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं इसलिए बढ़िया हूं, मैं जीसस को मानता हूं, मैं इसलिए बढ़िया हूं। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप अपने आप से जो मानते हैं उसे मान करके आप जी सकते हैं। देश में आपको मानने की आजादी है। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी चीज हुई क्या? बहुत सारे लोगों को होती होगी ये चीज, तो बहुत सारे लोगों को नहीं होती। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भारत जब आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर एक देश निकला।
जिसका नाम था पाकिस्तान, जिसने ये डिसाइड किया कि उस देश का धर्म ही इस्लाम है, और अगर किसी ने इस्लाम की खिलाफत की तो वो देश की खिलाफत काउंट की जाएगी। यानी जैसे अपने देश में रासुका लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति धर्म की खिलाफत करता है तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ कंसीडर किया जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ कंसीडर करने पर उसे ब्लास्फेमी के केस में फांसी की सजा दी जाती है। यानी धर्म की खिलाफत, देश की खिलाफत कंसीडर की जाती है। इसलिए हमारे देश में आप कुछ भी मानते हैं तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये भारत में भारत के पंथ निरपेक्ष होने को, यानी सेक्युलर होने को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। बाय द वे, ये सेक्युलर शब्द क्या है, इसकी मैंने प्रॉपर व्याख्या आपके सेशन में की है, आप कृपया करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो रिसोर्स क्यों नहीं है, रविशंकर पूछ रहे हैं हम फिफ्थ इकोनॉमी है तो रिसोर्स क्यों नहीं है। बेटा ये इकोनॉमी में सिखाएंगे तब बताएंगे आपको। कार्तिक, मैं बेटा रिव्यू कराता हूं इस बात का, है ना, क्या सच्चाई है इसके अंदर, मैं चेक कराता हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने बोल दिया बेटा, है ना, क्योंकि मैंने कह करके करवाया था। अगर आपको लगता है मैं इसको चेक करा लूंगा, बता दूंगा बच्चों से पूछ करके ही, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि वो 4 से 6 घंटे की ही क्लास ले पाएंगे, तो हमने 6 घंटे की क्लासेस ही उनके लिए उपलब्ध करवाई हुई थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मानवेंद्र लोधी लेंगे, सब चीजें लेंगे, है ना। चलिए, तो अब सवाल क्या निकल करके आता है कि देश के अंदर क्या हुआ, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंदर बात आ गई। अब दूसरा शब्द है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या होता है, आपने आपने भगवान से क्या संबंध रखा, यह आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप धर्म को कैसे मानते हैं, प्रोफेस कैसे करते हैं, उसका अभ्यास कैसे करते हैं, और उसे प्रोपोगेट कैसे करते हैं। अब यहीं पर ये जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है ना, प्रोफेस का मतलब एक तरह से क्या हो गया, धर्म को मानना। अंतःकरण का मतलब आपका मन में क्या भाव है, आप उसके लिए बाध्य नहीं हैं कि किसी को आप ये बताएं कि मैं धर्म को कैसे मानता हूं। ये तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस हो गया। आप में से कई लोग ये खुलेआम कहते हुए मिल जाते हैं, यार मैं भगवान में आस्था नहीं रखता, यार मैं भगवान में आस्था रखता हूं, ये कहते हुए मिल जाते हैं। दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। अब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के बाद में जब आप दूसरी बात बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, यानी कि आप उसे किस प्रकार से मान रहे हैं। मतलब मैं ये मानता हूं, अब आपको मानने के लिए कोई ये कह दे कि शिवजी पर पानी ऐसे ही चढ़ाया जाता है, ये नियम है, नहीं साहब, आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। हनुमान जी की पूजा मुझे करनी है या नहीं करनी है, आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। ये मेरा, मैंने सबसे पहले माना या नहीं माना, ये अलग पार्ट हो गया। फिर मैं उसे मानता हूं तो कैसे मानता हूं, दैट इज प्रोफेस। ठीक है, फिर उसके मानते समय मैं अपनी प्रैक्टिस क्या बना लेता हूं। भाई ऐसे समझिए, मैं पैदा हुआ, मुझे बताया गया कि आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं, आपको हिंदुइज्म फॉलो करना है। मैंने कहा ठीक है, हिंदुइज्म फॉलो करना है, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के आधार पर मैंने जो समाज में देखा उसके आधार पर भगवान मानना है या नहीं मानना है, यह मैंने अंतःकरण में स्वीकार किया। दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मुझे पता चल गया कि चलो मुझे भगवान मानना है। अब भगवान मानना है, मुझे घर वालों ने कहा कि सुबह शाम उठ करके भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर पूजा पाठ जरूर किया करो। ये क्या हो गया, प्रोफेस, की मैं कैसे मानता हूं। फिर प्रैक्टिस मैं इसकी कैसे करता हूं। प्रैक्टिस मतलब जो काम नित्य दोहराया जाए वो प्रैक्टिस, अभ्यास बन जाता है। धर्म का अभ्यास कैसे हो गया, धर्म का अभ्यास कि भैया मैं मंगल शनि के व्रत करूंगा, सावन मानूंगा, भादो मानूंगा, ये सब करूंगा, ये मेरा प्रैक्टिस हो गया। जब मैं अपने धर्म को प्रॉपर तरीके से मानते हुए यहां तक पहुंच गया और मुझे लगता है कि मैंने ही बहुत अच्छा धर्म मान लिया,
तो मुझे लगता है मैं अपने धर्म के बारे में औरों को भी बताऊंगा। अब औरों को बताऊंगा तो क्या बता करके उन्हें धर्म में कन्वर्ट करूंगा क्या? बड़ा सवाल है साहब ये। क्या होता है ना जी कि आप में से कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने कई बार मुझसे सुना होगा, मैं ये कहता हूं कि आपसे कि मैं हर महीने 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा है गिरिराजी पर्वत की मथुरा जिले में, मैं वो करने जाता हूं। मैंने अक्सर आपसे क्लासेस में ये बात बोली है ना। बहुत सारे बच्चे कई बार वहां दर्शन करते हुए भी मिलते हैं, बहुत अच्छी अनुभूति भी होती है। तो मैंने कहा ये मैं करता हूं, ये मेरी प्रैक्टिस हो गई क्योंकि मैं हर महीने करता हूं। अब जब मैं आपसे आकर इस बात को बोलता हूं तो मैं ये क्या कर रहा हूं? प्रोपोगेट कर रहा हूं कि मैंने आपको ये बात बोली, क्योंकि मैं करता था तब तक मेरी वो प्रैक्टिस थी। मैंने आकर आपको बोला तो आप में से किसी के मन में ये प्रेरणा जाग सकती है कि मैं भी ऐसा करूं। तो क्या मैंने कानूनन रूप से सही किया है? आंसर है जी हां। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 मैं क्या करता हूं उसे बताने के लिए मैं आजाद हूं। तो फिर तो सर किसी को धर्म परिवर्तित करवा दिया जाए तो बुराई क्या है? मैंने कहा जनाब, प्रोपोगेट का अर्थ कन्वर्जन नहीं होता। अगर आप किसी से धर्म उसके, अब आप धर्म परिवर्तित करने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? उससे आप दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं कि वो अपना कॉन्शियंस, क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ मान रखा था, ऑलरेडी वो जो प्रोफेस कर रहा था, ऑलरेडी वो जो प्रैक्टिस कर रहा था, उन्हें छोड़कर आपके प्रभाव में आकर आपके धर्म को मान ले। ये धर्म परिवर्तन हो गया, अर्थात आपने आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर दिया। ये बारीक सी लाइन है, आप इसे समझिएगा तब तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज फिर ये आपके ऊपर से निकल जाएगा। पता नहीं मतलब आप इसको कैसे समझ पाएंगे। मैं फिर से एक बार आखिरी कोशिश कर रहा हूं। ये दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को ये चारों बातें मिली हुई हैं, CPPP, ये चारों बातें मिली हुई हैं कि वो व्यक्ति अपनी बात मानता है, अपने काम को करता है, अभ्यास करता है और करके आता है, उसको सबको बताता है। ये चारों लोगों, दोनों लोगों को ये चीज प्राप्त है। देखिए एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, सांप्रदायिकता। कई बार आपने एक शब्द और सुना होगा, धार्मिक कट्टरता। एक शब्द की बात मैं आपको बताता हूं, बाइगॉट जिसको आप कहते हैं, धार्मिक कट्टरता। अब ये क्या होती है? बाइगॉटरी जिसे आप कहते हैं, धार्मिक कट्टरता। जब कोई व्यक्ति या समूह या कोई धर्मावलंबी ये बात मानने लग जाए कि मेरा धर्म आपके धर्म से बेहतर है, तो इसे कट्टरता कहा जाता है। बड़ा ही जबरदस्त स्टेटमेंट है ये, और ये जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। जातीय संकट क्या है? जातिवाद क्या है? अगर कोई आपसे पूछे जातिवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, भाषावाद क्या है, धार्मिक कट्टरता क्या है, इन शब्द का, इन सब का अर्थ इसी लाइन पर छिपा है। जातिवाद, जब कोई जाति ये मानने लग जाए कि मेरी जाति आपकी जाति से बेहतर है, बस जातिवाद कहलाता है। जब कोई व्यक्ति ये मानने लग जाए कि मेरा क्षेत्र, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूं, मैं दक्षिण भारत के लोगों से श्रेष्ठ हूं, क्षेत्रवाद कहलाता है। उम्मीद है आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आती होगी, शब्द का अर्थ आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बालक बोल रहा है, सर आपको सुनकर अगर हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो ये आपका कोई दोष थोड़ी हुआ। बहुत सही सवाल आपने कहा। अब चूंकि आपने ये लाइन बोली कि आपको सुनकर, दोनों ही बातें मैं क्लियर करता हूं और दोनों ही बातें आपको समझाऊंगा, इससे आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आ जाएगा, है ना। समझिए, इसका प्रोविजन भी है बकायदा, वो पूरी बातें मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा, क्योंकि देश में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा, एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा था और वो शब्द था लव जिहाद, कि सर ये लव जिहाद क्या है ना। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी भी इसी से निकल कर आती है, इसलिए मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। इसके साथ साथ धर्मांतरण जो शब्द है, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन जो है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए वो भी मैं इसी के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति ने अपने धर्म को माना, उसका प्रोफेस किया, उसको प्रैक्टिस किया और उसको प्रोपोगेट किया, आकर के बताया। अच्छा, प्रोपोगेशन को आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि सर प्रोपोगेट करने का मतलब तो यह हुआ कि आपने कहा कि आओ भैया मेरा धर्म बेहतर है, कर सकते हो, आप अपना प्रचार कर सकते हो। जैसे अब जितने भी कथावाचकों को सुनते हैं, आज देश के अंदर आपको बहुत सारे कथावाचक कथा सुनाते हुए मिल जाते हैं। आजकल कुमार विश्वास अपने अपने राम सुना रहे हैं,
है ना। आप आजकल एक बहुत ही जबरदस्त बाबा हुए हैं जो बहुत ही मतलब लोगों में वाकई में बहुत अच्छा परिवर्तन ला रहे हैं। हित प्रेमानंद करके वृंदावन के बाबा हैं, जिनको मैं भी कई बार सुनता हूं। बहुत ही प्रभावित हूं मैं उस बात से कि वो बहुत अच्छे से और व्यक्तित्व में इस बात को धारण करते हुए कि हां ये व्यक्ति के जीवन में योग्य बातें हैं जो आनी चाहिए, है ना। उनकी पता चला है कि उनकी दोनों किडनी फेल हैं और उसके बावजूद वो धर्म में बड़ी आस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। और ऐसे संतों का होना समाज के लिए गौरव की बात है, जिन्हें मैं खुद भी उनकी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित रहा हूं। अब आप विचार कीजिए कि वो लोगों को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, राधा जी को मानिए, इस तरह से मानिए, अपने अहम को ऐसे खत्म करिए, अपने वहम को ऐसे खत्म करिए, अहंकार को ऐसे मिटाइए, वो लोगों को बता रहे हैं। तो क्या ये धर्म विरुद्ध आचरण है, संविधान के विरुद्ध आचरण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान खुद अनुमति देता है। हमारे संविधान के अंदर जो ये शब्द लिखा है प्रोपोगेट करना अलाउड है। फिर वो बागेश्वर बाबा बैठे हों, चाहे वो मिश्रा जी बैठे हों, चाहे कोई भी, चाहे कौन सा मोरारी बापू बैठे हों, जो भी व्यक्ति इस तरह से धर्म को लेकर प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही कोई अन्य धर्म का व्यक्ति भी अगर इस तरह का कार्य कर रहा है तो वो पूरी तरह से देश में अलाउड है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन फिर धर्मांतरण, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति था, वो आपकी बातों से प्रभावित हो गया और उसने धर्म को अपना लिया, इसी वजह से आपने इन दिनों बहुत सारी राज्य सरकारों के माध्यम से एक विषय सुना होगा, क्या? धर्मांतरण विरोधी अधिनियम। कि कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तित करता है तो धर्म परिवर्तित करने के लिए उसके ऊपर कोई भी मानसिक दबाव तो नहीं है, उसके कानून बनाए गए हैं। क्यों? आर्टिकल 25 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें यह बात मेंशन की गई है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराने के लिए कहीं किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बना रहा है, यानी कानून बनाए जा सकते हैं। आपने एमपी में भी सुना होगा, धर्मांतरण विरोधी अधिनियम बना हुआ है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को अपनी बातों में बहला फुसलाकर कि भैया आओ और हमारे धर्म को मान लो, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, धर्म परिवर्तन। जैसे अभी वो अंजू वाला मामला चल रहा है इंडिया के अंदर। अंजू नाम की एक लड़की थी, क्रिश्चियनिटी को मानती थी, पाकिस्तान चली गई, नसरुल्लाह नाम का कोई लड़का था, उसके साथ जाकर वहीं फातिमा बन गई और इस्लाम अपना लिया। तो ये अपनाने के पीछे कहीं उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था। देश में यह भी कानून बनाया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव हो तो उसे भी चेक किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 25 अपने आप में कितनी बड़ी बातें बोलता है, संभवतः आपको अब यह बात समझ में आ गई होंगी। किस तरह से बोलता है यह बात भी अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस अगर समझ में आ गई हो तो इसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति का धर्मांतरण ना करा सके या अपने धर्म के प्रसार में कोई व्यक्ति सीमाएं ना लांघ दे, तो इसमें क्या लिखा गया है? नो सच एक्ट कैन बी डन इन द नेम ऑफ रिलीजन विच इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और पब्लिक, यानी कि जनता के, यानी पब्लिक, लोक व्यवस्था के, सदाचार के और हेल्थ के, अगर इनके खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पब्लिक हेल्थ है असल में ये शब्द, ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि मानव बलि, चाइल्ड सेक्रीफाइस, कई जगह बच्चों की बलि दी जाती है। अनटचेबिलिटी कि भैया इस जगह महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ऐसी कोई भी चीज आप फोर्सिबली नहीं करा सकते, अर्थात ऐसी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस है। फोर्सिबल कन्वर्जन इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के खिलाफ है किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराना। एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, आप सबको यह बात मैंने पहले भी बताई है केशवानंद भारतीवाद के माध्यम से कि देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी डिराइव की गई थी। जब वाद विवाद छिड़ने लगा डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट वर्सेस नीति निर्देशक तत्वों का, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक मतलब मौलिक अधिकारों के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, या ये कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था कि इसे आधारभूत ढांचे को कोई नहीं तोड़ेगा। उस आधारभूत ढांचे में भी, उस आधारभूत ढांचे के अंदर भी पंथ निरपेक्षता, यानी आर्टिकल 25 का जो मेन थीम है सेक्युलरिज्म, उसको भी डाला गया था। यानी हमारा देश सेक्युलर है और उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सीमाओं में रहते हुए दूसरे की सीमा लांघ जाएं। ठीक है।
रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट हिंड्रेंस इन सोशल वेलफेयर। अब आपको यह लगता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा, आपने ऐसा देखा भी होगा, कई बार कोई अभी रिसेंटली जैसे नूह में हिंसा हुई, तो नूह में हिंसा हुई तो उसमें दो चीजें निकल कर आई। क्या बातें निकल कर आई? एक तरफ जो व्यक्ति पहले वो निकालते हुए, यात्रा निकालते हुए लेकर जा रहे हैं, उस यात्रा के निकलने पर अगर कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट हुआ, इधर सुनिएगा, द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट हिंड्रेंस इन द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म बाय द स्टेट। हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ? अवरोध उसमें पैदा नहीं होने दिया जा सकता। तो यह स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर एक। दूसरा, लेकिन इस प्रकार की यात्रा से किसी अन्य की भी निजता प्रभावित ना हो, यह भी राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी धर्म में जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग सड़कों पर आकर के नमाज अदा कर रहे हैं, सड़कों पर आकर जगराते चल रहे हैं, सड़कों पर आकर के डोले निकाले जा रहे हैं, सड़कों पर आकर के ताजिए निकाले जा रहे हैं। ये जो सड़कों पर आने से पब्लिक ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो उन्हें रोका जा सकता है। जैसे पब्लिक ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, आम व्यवस्था बिगड़ती है तो आर्टिकल 25 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में ये लिखा गया है। जैसे रिसेंट डेज में जब नूह के अंदर धारा 144 और कर्फ्यू लगाया गया तो लोगों से यह कहा गया कि वो घरों में रह करके ही अपनी रेगुलर पूजा पाठ करें, नमाज अदा करें, बाहर कोई नहीं निकलेगा। ये क्या था? पब्लिक ऑर्डर था। यानी अगर कोई व्यक्ति बाहर आकर यह कहे कि नहीं साहब मैं तो नमाज अदा करूंगा ही, नहीं साहब मैं तो बाहर सड़क पर निकाल करके अपनी रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकालूंगा ही, जी नहीं। आर्टिकल 25 ये मेंशन करता है कि कानून लोक व्यवहार के अंदर आपको इन चीजों की परमिशन नहीं दी जाएगी यदि कानूनन रूप से उल्लंघन लगता है तो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या है साहब? बाय मेकिंग ए लॉ द स्टेट कैन इरेडिकेट दोज सोशल एविल्स एंड सुपरस्टिशियस which create obstacles in the progress of state, for example सती और देवदासी सिस्टम। आपको बहुत सारी चीजें तो संभवतः पता होंगी। देश के अंदर सती प्रथा के बारे में आपने इतिहास में सुना भी होगा। ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान मारा जाता था, विशेष रूप से राजस्थान का जब आप इतिहास सुनेंगे तो सती प्रथा बहुत ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि राजपूत वीरांगनाएं जो होती थी वो जौहर करती थी। यानी पति अगर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो फिर उनकी जो वीरांगनाएं होती थी वो भी पति के साथ ही उनके इस सेक्रीफाइस को वैल्यू देने के लिए, वैलोर देने के लिए, वो भी उनके साथ ही अग्नि समाधि या जल समाधि ले लिया करती थी। ठीक है। सती प्रथा पहले तो एक प्यार की निशानी बनता रहा कि भाई पति के प्रति स्नेह है, लेकिन धीरे धीरे समाज ने इसे एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में अपना लिया। रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में अपना लिया से मतलब यह हुआ कि अब अगर ऐसा हो कि कोई भी वयस्क पुरुष किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो तो समाज ने उसकी पत्नी को उसी के साथ, उसी की जो शरीर को जलाने के लिए जो वो लगाई जाती है, अर्थी जो लगाई हुई है, चिता जो लगाई हुई है, उसी पर बिठाने का या उसके सेपरेट साथ साथ ही उसे अग्नि समाधि देने का प्रावधान एक प्रैक्टिस बना लिया। और देश में यह कुरीति बहुत तेजी से फैलने लगी। ब्रिटिशर्स ने इस प्रथा को रोक लगाने के लिए, आपको मालूम होगा भारत के बहुत सारे समाज सुधारक, ठीक है, जिनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, मतलब अपने जो आप आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे किस प्रकार से आधुनिक भारत के जो समाज सुधारक रहे उन्होंने इन चीजों को रोकने का प्रयास किया, सती प्रथा उन्मूलन के लिए कार्य किया। उनके नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह, इन सबको आप पढ़ेंगे क्या क्या कार्य हुए थे। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही तो ये चीज कैसी थी? आप में से कुछ लोग ये कह सकते थे कि सर ये तो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट है, मतलब हम लोग तो इसको इनर कॉन्शियंस से मानते हैं कि वो देवी जैसी पवित्र हो जाएगी, वो प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, वो हम प्रोफेस करते आ रहे हैं, हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे मूल अधिकार में शामिल है, तो क्यों ना इसे ऐसा करने की इजाजत दी जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ऐसी कोई भी एविल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। देखिए क्या है ना, मूल अधिकार से भी ऊपर एक चीज है, दैट इज मानव अधिकार। मूल अधिकारों की असल प्रेरणा मानव अधिकारों से है, ह्यूमन राइट्स से है। तो ह्यूमन राइट की सुरक्षा सुनिश्चित हो, यह सबसे प्राइमरी, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया कि ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं उन्हें इरेडिकेट किया जाए, नंबर एक बात। दूसरा, देवदासी प्रथा।
कुछ टेम्पल्स में ऐसा हुआ करता था कि कुछ महिलाओं को ईश्वर के नाम पर, कि ये भगवान के लिए ही अब पूरे समय मंदिर में ही उपस्थित रहेंगी। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मतलब देश में जब भक्ति काल आया और भगवान को मनाने के लिए आज भी आप भजन संगीत, कीर्तन संगीत होते हुए देखते हैं। कई बार आपने भक्ति भाव में झूमते हुए कई बार श्रद्धालुओं को देखा भी होगा, डांस करते हुए महिलाओं को भी देखा होगा, भक्ति में कीर्तन करते हुए देखा होगा। अब आप विचार कीजिए, भक्ति भाव में आप कीर्तन कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, आपका कॉन्शियंस है, आप कर रहे हैं। लेकिन इसको कंपलसरी कर दिया जाए तो, कि इस मंदिर में एक महिला को तो अब भक्ति करने के लिए और यहां पर भगवान की दासी बनने के लिए रखा जाएगा। अब भैया एक बात बताइए, महिला को आपने दासी बनाकर रख दिया और वहीं से अनाचार कदाचार शुरू हुआ। जो महिलाएं इस प्रकार की प्रथा के लिए मंदिरों में छोड़ी गई, उनके साथ में फिर नैतिक रूप से गंदे कृत्य हुए। ऐसी स्थिति में यह पाया गया कि यह प्रथा, इसका कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इन पर रोक लगाई गई। कहने का मतलब यह हुआ कि धर्म का मामला बड़ा निजी मामला होता है। आज जब आप देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सुनते हैं तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म लोगों का निजी मसला लगता है, और जब चीजें निजी होती हैं तो लोगों को लगता है हमारे अंदर क्यों आ रहे हो, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन देश ने बहुत सख्त तरीके से, और अंग्रेजों के काल से ही, समाज सुधारकों के काल से ही इन सब चीजों को, चाहे विधवा विवाह वापस से शुरू करवाना हो, सती प्रथा को रुकवाना हो, छुआछूत को मिटाना हो, देवदासी प्रथा को रुकवाना हो, इन सब को लेकर के कार्य किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से यहां से क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो आर्टिकल 25(2) अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसी के साथ में यहां पर आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल 26 क्या कहता है? जैसे 25 में आपने फ्रीडम ऑफ इनर कॉन्शियंस पकड़ लिया, प्रोफेस पकड़ लिया, प्रैक्टिस पकड़ लिया, प्रोपोगेट पकड़ लिया, ऐसे ही 26 कहता है फ्रीडम है किसी भी व्यक्ति को अपने रिलीजन को मैनेज करने की, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की। कैसे कैसे किया जा सकता है? क्या चीज ध्यान में रखी जाए कि भाई पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, मोरालिटी खराब ना हो, हेल्थ पर फर्क ना पड़े, इनको ध्यान में रखते हुए टू स्टैब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर हिज रिलीजन। जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता है। जैसे आपने देखा हो इस्कॉन वालों के द्वारा इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टेंपल वृंदावन में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब किसी को इस बात से आपत्ति हो जाए, सर मंदिर इतना ऊंचा क्यों बना रहे हो? क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन को मैनेज करने की, बस लोक नीति ना बिगड़े, नैतिकता को फर्क ना पड़े, सेहत को फर्क ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अपने लेवल पर अपनी संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव कर सकता है। जैसे इस्कॉन इटसेल्फ एक संस्था है, जैसे अक्षरधाम टेम्पल को चलाने वाले जो स्वामी नारायण संघ समूह है, वो एक संस्था है। उनको लगता है कि उन्हें अपने प्रैक्टिस के लिए अगर किसी मंदिर की आवश्यकता है, किसी को लगता है उनकी अपनी प्रैक्टिस के लिए चर्च की आवश्यकता है, मस्जिद की आवश्यकता है, तो वो बना सकते हैं। आर्टिकल 26 उन्हें परमिशन देता है। ठीक है, साथ में वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये कहा कि सर इन लोगों ने, जैसे कभी आप इस्कॉन टेम्पल जाएंगे या स्वामीनारायण टेम्पल जाएंगे बापदा वालों के पास में, तो आप क्या पाएंगे कि वो लोग बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं चीजों को, है ना। उनका तरीका बहुत, जैसे अभी जयपुर में मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, अगर आपने देखा हो तो अक्षय पात्रा करके यहाँ पर एक बहुत ही रिलीजियस संस्था है जो कि लोगों को भरपेट भोजन कराती है। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो प्रबंधन है वो भारत के आर्टिकल 26 में मेंशन है, संविधान के आर्टिकल 26 में मेंशन है कि आप अपना प्रबंधन भी खुद से कर सकते हो, और वो संपत्ति का अधिग्रहण और स्वामित्व भी कर सकते हैं। जैसे वक्फ को लेकर के काफी ज्यादा बार हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वक्फ जो कि भारत के अंदर तीसरी सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी रखता है, शायद आपको यह ना पता हो, मैं आपको जानकारी में देना चाहूंगा कि देश के अंदर इंडियन रेलवे, भारतीय सेना, और थर्ड लार्जेस्ट जिसके पास जमीन है दैट इज वक्फ बोर्ड। ठीक है, जिसमें मुस्लिम समुदाय या इस्लाम को मानने वाले जो मतावलंबी हैं उनकी जो जमीनें हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में है।
ठीक है। तीसरी सबसे ज्यादा प्राइवेट लैंड होल्डर अगर कोई संस्था है तो वो कौन है? वक्फ बोर्ड है। तो बड़ा सवाल फिर बनता है, क्या संपत्ति का अधिग्रहण और स्वामित्व किया जा सकता है? आर्टिकल 26 कहता है कि अगर देश में फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर है तो किया जा सकता है। इससे क्या नहीं बिगड़ना चाहिए? पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, नैतिकता नहीं बिगड़नी चाहिए और हेल्थ पर असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो संपत्ति का अधिग्रहण और अधिकार जो है ये इसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार होगा। ऐसी वो तमाम संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का, इसीलिए वक्फ बोर्ड जो है उसको केंद्र सरकार के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। देश के अंदर जो अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं, जैसे अभी स्मृति जुबिन ईरानी जो कि इस समय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, वो पूरे देश की जो वक्फ की संपत्ति है उसकी चेयरमैन है। तो ये कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा विभिन्न राज्यों के अंदर देवस्थान विभाग होता है जो मंदिर के प्रशासन के लिए, कई बार बहुत सारे टेंपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान के बहुत सारे टेंपल्स हैं, दुनिया के जितने भी टेंपल्स हैं, भारत के बहुत सारे टेंपल्स हैं जहां पर बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, तो प्रशासन वहां पर फिर अपना एक निगम स्थापित कर सकता है। जैसे आप कभी वैष्णो देवी जाएं तो वहां पर वैष्णो देवी जो विकास ट्रस्ट है उसके द्वारा काम किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर किया जाता है ना। तो सरकार उनके प्रबंधन के लिए भी कार्य कर सकती है, यह आर्टिकल 26 कहता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में दो चीजें और भी हैं, वो कौन सी है? आर्टिकल 27 जो कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अच्छा, क्या होता है? देखिए, देश में एक दौर था, क्या दौर था? जब देश के अंदर मुगल काल था उस समय, या फिर कोई विदेशों के देश के अंदर जब मुस्लिम आक्रांता आए थे, तो हमको, यानी कि जो देश के नेटिव्स थे, जो ऑलरेडी इस्लाम नहीं मानते थे, जो अन्य धर्मों में विश्वास रखते थे, चाहे वो हिंदुइज्म था, चाहे वो बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, उन्हें अपना धर्म मानने के नाम पर कुछ टैक्सेस चुकाने होते थे। तो देश में जब टैक्सेशन की बात आई, जिसे जजिया कर के नाम से आपने सुना होगा, कई फिल्मों में भी इस बारे में जिक्र किया गया है कि धर्म मानने का टैक्स, कि अगर आप अपना धर्म मानेंगे तो उसके लिए आपको टैक्स चुकाना होगा। तो जो धर्म मानने का टैक्स था, आर्टिकल 27 में यह कहा गया कि आपको कोई भी कंपल्सरीली ये नहीं कह सकता कि आप इस धर्म को मानेंगे तो टैक्स देंगे। इतना ही नहीं, आपको कोई डोनेशन के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि नो कंपल्शन टू पे टैक्सेस, कि आप धर्म माने। इसके अलावा पेड टैक्स कैन नॉट बी यूज्ड, और अगर आपने टैक्सेस दे दिए तो उनको इस तरह से यूज, जैसे कई बार आपने ऐसा किया होगा, किसी को धर्म के नाम पर पैसे दे दिए होंगे। सरकार अगर फंड देती है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो कलेक्शन होगा वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कई बार चैरिटी आप देखते होंगे, मंदिरों के अंदर दान आता है बड़ी मात्रा के अंदर, तो वो पूरी तरह ट्रस्ट द्वारा सरकार की प्रेजेंस में मैनेज होगा, ये कहा गया आर्टिकल 27 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 27 के अंदर क्या है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे सच टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कल को कोई आकर यह नहीं कह सकता कि मैं इस्लाम मानता हूं, मैं हिंदुइज्म मानता हूं, आपको टैक्स देना होगा, इस टैक्स से मैं इस धर्म का प्रसार करूंगा। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते इस तरह की चीजों को मानने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया हो। ठीक है साहब, अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 27 प्रोहिबिट द इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस, नॉट द इंपोजिशन ऑफ ड्यूटीज। टैक्सेस लादने से तो मना की जा सकती है, लेकिन आपके ऊपर कुछ दायित्व लाद दिए जाएं। जैसे मान लीजिए कि धर्म मानने वालों पर यह कह दिया गया कि भाई, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि मस्जिदों के माध्यम से वो फतवे जारी किए जाते हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं मानने वाले, वो ये चीज करें। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि देश के अंदर जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो सिखिज्म में भी क्या होता है कि बहुत सारी जो अकाल तख्त हैं वो रिलीजियस मामलों पर डिसीजंस देते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कुछ दायित्वों को ध्यान में रख करके, तो ऐसी चीजों से रोक नहीं है, वो अपने रिलीजन को मानने वालों के लिए निर्देशन दे सकते हैं। द स्टेट विल नॉट यूज स्टेट मनी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सरकार ऐसा प्लान नहीं कर सकती कि मैं इस धर्म के प्रसार के लिए ही पैसे खर्च करूंगी, यानी केवल किसी एक धर्म के प्रसार के लिए नहीं, लेकिन अगर राज्य चाहे तो वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए सभी धर्मों को पैसा स्पेंड कर सकती है। वो आर्टिकल 27 का वॉयलेशन नहीं होगा। जैसे
भारत सरकार के द्वारा हज यात्रा पर लोगों को सब्सिडाइज कीमत पर भेजा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हो या फिर आपने पाकिस्तान के अंदर वो जो कौन सा करतारपुर कॉरिडोर जो बना है उसके माध्यम से वहां भेजा जाता हो, इस पर जो पैसा खर्च होता है सरकार का, सरकार ऐसा कर सकती है। किसी एक धर्म के लिए नहीं कर सकती, सबके लिए कर सकती है ना। यही हमारे सकारात्मक सेक्युलरिज्म को दर्शाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक प्रवृत्ति की है, फ्रांस की जो सेक्युलरिज्म है वो नकारात्मक प्रवृत्ति की है। नकारात्मक मतलब स्टेट किसी के लिए भी कुछ नहीं करेगा, दैट इज नकारात्मक। सकारात्मक क्या, सबके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, और स्टेट कुछ भी नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा, ये नकारात्मक होती है। ठीक है, तो भारत में सकारात्मक सेक्युलरिज्म अपनाई जाती है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको कोई यह नहीं कह सकता जबरन कि आप अगर इस स्कूल में गए और वहां पर कोई प्रार्थना बोल रही है, आप दूसरे रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति हैं, आपको कंपल्सन नहीं किया जा सकता कि आप उस प्रार्थना में शामिल हो। कई जगह आपने देखा होगा कुछ स्कूलें जो हैं वो मिशनरी स्कूल होती हैं, उनके अंदर मिशनरीज से संबंधित कुछ प्रकार की प्रेयर्स बुलवाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 आपसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है, नो रिलीजियस एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड इन दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर रन एंटायरली ऑन द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो भी स्कूल्स हैं या संस्थान हैं या सरकार के द्वारा फंडेड संस्थान हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार से रिलीजियस एजुकेशन जो है वो इंप्लांट नहीं की जा सकती। लेकिन आप कहेंगे सर आपने अभी हाल कहा मिशनरी स्कूल चल रही हैं, यदि मिशनरी स्कूल पूरा पैसा खुद का यूज कर रही हैं तब वो आर्टिकल 29 और 30 का हिस्सा होगा, अभी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अगर वो फंडिंग, मान लीजिए सरकारी जमीन ली हो या सरकारी सहायता ली हो, तो फिर उन्हें सबके ध्यान में रख करके काम करने होंगे। दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सच ए ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच it is mandatory to impart religious education in that institution, then religious education can be given in it even if the administration of that institution is done by the state। जैसे भारत के अंदर बहुत सारी बाल शिशु मतलब ये जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल्स हैं, वहां पर वो पूरी तरह से आरएसएस के द्वारा चलाई गई स्कूल्स हैं, सरकार से कोई फंडिंग नहीं ली गई है, बाल शिशु मंदिर स्कूल्स हैं। तो हो सकता है कि वहां पर वो कुछ इस तरह की स्कूल में एजुकेशन कराएं जैसे मदरसे चलते हैं, तो मदरसे अगर सपोर्टेड नहीं है तो वो रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 29 हम पढ़ेंगे उसके अंदर इस विषय पर ज्यादा डिटेल में चर्चा होगी। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। तो यानी कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य ने, नो स्टूडेंट स्टूडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और एडेड बाय द सेल्फ फंड शैल बी कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इफ द स्टूडेंट इज माइनर, द परमिशन ऑफ द गार्जियन विल बी मैंडेटरी। यानी अगर कोई भी स्कूल फंडेड तरीके से चल रही है तो उस फंडेड चल रहे स्कूल में कोई भी मैंडेटरी आप काम बच्चों से नहीं करा सकते। अगर बच्चा छोटा है तो आपको पेरेंट्स से परमिशन लेकर के ही उसे यह कार्य करवाने की परमिशन देनी होगी। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बता दिया। हम लोगों ने आपको प्रॉपर तरीके से फ्रीडम, प्रॉपर तरीके से राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इन सब के बारे में प्रॉपर चर्चा आप लोगों के साथ साझा की है। कल आर्टिकल 29, 30 और उसके बाद में जल्दी से 31, 32 के बारे में चर्चा करेंगे और फंडामेंटल राइट्स उसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज का सेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया करके आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दे सकते हैं, और ज्यादा प्यार अगर आपको हमसे हो जाए तो आप सेशन के अंत में एप्लीकेशन के बाहर जाकर भी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कार्तिक बेटा एक दिन का समय दो, मैं सारी चीजें कल जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।
दिव्या, थैंक यू सो मच बेटा।